Assalamu alaikum, good evening. I'm dietitian Khadija Imtiaz from फैसलाबाद। रिसेंटली मैंने जो है अपना बैचलर कंप्लीट किया है ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी रहीमिया ख़ान से। उसके बाद मैंने DHU चन्योर से जो है वो इंटर्नशिप कुछ एक्सपीरियंस लिया है। अब लाहौर हमीद लतीफ़ से कुछ एक्सपीरियंस लिया है। इसके अलावा मैंने यूनिवर्सिटीज़ में भी काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट किया है, कुछ एक्टिविटीज़ में, कुछ सेमिनार्स में, और काफ़ी एक्सपीरियंस गेन किया है। तो आज मैंने एक सेमिनार में पार्टिसिपेट किया है जिसमें मैंने टॉपिक सेलेक्ट किया है कि फ़ास्टिंग कैसे हमारी हाइपरटेंशन पर इफ़ेक्ट करता है। चलिए, ये मेरा हो गया थोड़ा इंट्रो। हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं और इसको आगे स्टार्ट करते हैं। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारा टॉपिक है इफ़ेक्ट हाउ फास्टिंग कैन अफेक्ट इन हाइपरटेंशन, कि फ़ास्टिंग कैसे हाइपरटेंशन पर इफ़ेक्ट करता है, कैसे हमारी हाइपरटेंशन पर जो है वो फ़ास्टिंग इफ़ेक्ट करता है। इसके दो तरीके होते हैं, एक तो पॉजिटिव वे से भी इफ़ेक्ट करता है फ़ास्टिंग, और दूसरा नेगेटिव वे से भी इफ़ेक्ट करता है। पॉजिटिव वे से इस तरह अफेक्ट करता है कि जब हम लोग फ़ास्टिंग करते हैं तो हमारा एक तो वेट लॉस होता है। वेट लॉस इस तरह होता है कि जब हम फ़ास्टिंग करते हैं तो 16 से 18 घंटे जो है वो विदाउट नो ड्रिंकिंग, नो ईट फूड, खाली जो है वो मैदा होता है। इसके अलावा हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल भी जो है वो हमारी बॉडी से उस टाइम तक कम हो जाता है। और वेट लॉस इस तरह होता है कि हम लोग ओबीस से भी बच सकते हैं और जो है ओवरवेट से भी बच सकते हैं। और हम लोग 16 से 18 घंटे जब अपने स्टमक को, अपने पेट को, अपनी पूरी बॉडी को खाली रखेंगे, ब्लड ग्लूकोज लेवल नहीं होगा, तो ऑब्वियसली हमारा जो है वो वेट लॉस होगा। और हम अफ्तारी और सहरी में भी जो फ़ूड खाएंगे या जो फ़ूड यूज़ करेंगे उसका इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होगा। सेकेंडली आ जाता है हमारे पास इंसुलिन सेंसिटिविटी, यानी कि जैसे हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड शुगर लेवल जो है वो लो हो जाता है, तो हाइपरटेंशन कॉज करता है। लेकिन फ़ास्टिंग में जब हम लोग फ़ास्टिंग कर लेते हैं 16 से 18 घंटे, तो हमारी इंसुलिन की जो सेंसिटिविटी है वो भी कम हो जाती है और ब्लड प्रेशर हाई के भी चांसेस कम होते हैं। इसके अलावा है इन्फ्लामेशन रिडक्शन हो जाती है। उसके अलावा हमारे पास आ जाता है रिड्यूस स्ट्रेस। ठीक है, स्ट्रेस भी जो है वो हमारा रिड्यूस हो जाता है फ़ास्टिंग के दौरान, के हम लोग सारा दिन फ़ास्टिंग करते हैं, कोई इतना ज़्यादा स्ट्रेस किसी चीज़ की परेशानी नहीं होती हमें, मतलब ज़्यादा परेशानी नहीं होती। ना ही हम लोग ऐसा कोई फ़ूड खाते हैं जिसकी वजह से हमें जो है वो हाइपरटेंशन हो और हमें जो है वो स्ट्रेस की तरफ आए। तो ये हमारे हो गए पॉजिटिव इफ़ेक्ट। अब नेगेटिव इफ़ेक्ट में आ जाते हैं कि जब हमें हाइपरटेंशन होता है, वो अगर हम उसको क्योर ना करें तो वो प्रोलॉन्ग इफ़ेक्ट कर सकते हैं हमारी बॉडी पे। हमारा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जो है वो इम्बैलेंस हो सकता है, हमें डिहाइड्रेशन हो सकती है। और उसके अलावा स्ट्रेस हमारा जो है वो स्ट्रेस लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो सकता है अगर हम कंट्रोल ना करें अपने हाइपरटेंशन को ड्यूरिंग फ़ास्टिंग, यानी कि बिफ़ोर फ़ास्टिंग एंड आफ्टर फ़ास्टिंग अपना डाइट, अपनी फ़ूड, अपनी रेगुलर एक्टिविटीज़ को मेंटेन ना करें तो हम जो है वो हाइपरटेंशन की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास हाइपरटेंशन बेसिकली होता क्या है। ठीक है, हाइपरटेंशन जैसे कि हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो, मतलब ब्लड लेवल जो है वो हमारा हाई हो जाता है। मतलब जो ब्लड की रेगुलेशन होती है हार्ट से आर्टरीज़ तक, जो आर्टरी से वापस हार्ट तक जो ब्लड पंप होता है उसकी जो रेगुलेशन होती है वो ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। हार्ट डिसीज़ हो सकती हैं, स्ट्रोक हो सकते हैं, किडनी डिसीज़ हो सकती हैं, कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो इस वजह से होती हैं। और हाइपरटेंशन की बेसिक वजह ये भी होती है कि हम लोग जो है अपनी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल नहीं करते। जो हम लोग खाना खाते हैं, अपनी डाइट, अपना फूड, अपनी रेगुलर एक्टिविटीज़ जो है वो मेंटेन नहीं करते, जिसकी वजह से हमें हाइपरटेंशन हो जाता है। और हाइपरटेंशन बेसिकली जो होता है वो उन पर्सन में होता है जो अपनी डाइट का, अपनी फूड का, अपनी एक्टिविटीज़ का ख्याल नहीं रखते। जो हाइपरटेंशन है, अगर देखा जाए तो
आगे जो न्यू जीन्स न्यू नस्ल आ रही है उनमें हाइपरटेंशन की चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखते। उनको नहीं पता कौन से टाइम हमने कौन सी चीज़ खानी है, किस टाइम खानी है, किस टाइम हमने सोना है। ना उनको सोने का पता लग रहा है, ना उनको खाने पीने का पता लग रहा है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी के अंदर एक स्ट्रेस लेवल जो है वो बढ़ रहा है। वो ओबीस होते जा रहे हैं। जब एक पर्सन ओबीस हो जाता है तो उसमें स्ट्रेस डिज़ीज़ जो है वो ज़्यादा हो सकती है, और स्ट्रेस की वजह से उनको स्ट्रेस की वजह से उनको और भी कोई डिज़ीज़ जो है वो साथ अटैच हो सकती है। तो जब तक आप स्ट्रेस को कंट्रोल नहीं करेंगे, आप कोई और डिज़ीज़ को क्योर नहीं कर सकेंगे। तो जो स्ट्रेस है वो न्यू जीन्स में देखा जाए तो अगर दोनों पेरेंट्स में हो तो तकरीबन 80% चांसेस होते हैं आगे उनकी नई नस्ल में। अगर वो नई नस्ल को कंट्रोल कर लें, उनकी फूड कोड की एक्टिविटीज़ को मेंटेन कर लें, तो उनमें हाइपरटेंशन के चांसेस कम से कम होंगे। अगर एक पेरेंट में हाइपरटेंशन होगा, दूसरे पेरेंट में नहीं होगा, तो 40% होगा कि न्यू जीन में होंगे। अगर दोनों पेरेंट्स में नहीं होंगे तो तकरीबन 10% होगा कि उनमें हाइपरटेंशन होगा न्यू जीन्स में। अगर वो अपनी एक्टिविटीज़ को, अपनी डाइट को कंट्रोल कर लेंगे, क्योर कर लेंगे, अपनी डाइट को मेंटेन कर लेंगे, तो उनको हाइपरटेंशन डिज़ीज़ नहीं होगी। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास हाइपरटेंशन। 2 तरह से होती है, सिस्टोलिक एंड डायसिस्टोलिक। सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक की जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 120 टू 80 होती है। सिस्टोलिक जैसे कि आपको पता है कि ब्लड प्रेशर हाई होने की जो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, हमारी जो ब्लड ग्लूकोज लेवल, जो ब्लड सर्कुलेशन होती है वो ज़्यादा हो जाती है, तो वो सिस्टोलिक हो जाता है। और जो डायसिस्टोलिक होता है वो भी किसी केसेस में हाई हो जाता है, किसी केसेस में उसकी जो है वो वैल्यू लो की तरफ चली जाती है। तो इस तरह आप लोग जो है वो अपनी डाइट को, एक्सरसाइज को, एक्टिविटीज़ को मेंटेन रखें ताकि आप लोग हाइपरटेंशन से क्योर हो सकें। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इसके कॉजेज़। सबसे पहले तो मैंने जो आपको जेनेटिक्स जीन्स का बता दिया है। सेकेंडली आ जाता है एज, ये किसी भी एज में हो सकता है। एज में इस तरह हो सकता है कि आप किसी भी एज में हैं, आप अपनी डाइट का ख्याल नहीं रख रहे हैं। सुबह 1 बजे जी नाश्ता हो रहा है, रात 12-1 बजे जी आपका खाना डिनर हो रहा है, ना आपको खाने का पता लग रहा है। दोपहर में आप लोग सोए हुए हैं, शाम में आप लोग कभी कुछ खा रहे हैं, फैटी चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, फ़ास्ट फूड का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो है वो किसी भी एज में आपको हाइपरटेंशन डिज़ीज़ हो सकती है। थर्ड आ जाता है ओबेसिटी यानी कि मोटापा। जब आप अपने हाइपरटेंशन को कंट्रोल कर लेंगे, आप ओबेसिटी को ऑटोमेटिकली कंट्रोल कर लेंगे। अगर आप अपनी डेली लाइफ में अपनी एक्टिविटीज़ को, अपनी रेगुलर एक्टिविटीज़ को, अपनी डाइट को मेंटेन रखेंगे, तो आप ओबीस पर्सन नहीं बन सकेंगे। फोर्थ पे आ जाता है पुअर डाइट। जैसे कि मैंने अब आपको बताया कि जो न्यू जीन्स आ रही हैं, न्यू जनरेशन आ रही है, वो इन फूड का ख्याल नहीं रखती। हर टाइम फ़ास्ट फूड उनको चाहिए होता है कि जी फ़ास्ट फूड हो और हम वो खा लें और हम हैप्पी रहें। तो जिसकी वजह से उनको हाइपरटेंशन के साथ साथ उनको गर्ल्स में हार्मोनल इश्यूज़ ज़्यादा हो सकते हैं, पीसीओएस वगैरह हो सकते हैं। तो जिसकी वजह से उनमें ये डिज़ीज़ ज़्यादा हो सकती है। आगे आ जाता है स्मोकिंग। जो ओल्डर पर्सन, यंग पर्सन आजकल स्मोकिंग बहुत यूज़ कर रहे हैं कि उनको कोई भी स्ट्रेस होता है तो वो स्मोकिंग करना शुरू कर देते हैं, और वो भी हाइपरटेंशन की तरफ जा सकते हैं, जिसकी वजह से उनका किडनी, लंग्स का इशू भी साथ बन सकता है। नेक्स्ट आ जाता है एक्सेसिव अल्कोहल्स। स्मोकिंग के साथ साथ लोग अल्कोहल्स भी यूज़ करते हैं जब वो स्ट्रेस में होते हैं। अगर रेगुलर एक्सरसाइज रखेंगे अपनी, तो हाइपरटेंशन से बच सकेंगे। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास सिम्टम्स। इसके सिम्टम्स यानी कि सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक की सिम्टम्स थोड़ी जो है वो सिमिलर हैं, लेकिन थोड़ी डिफरेंट हैं। तो पहले मैं बताती जाऊँ आपको, सिस्टोलिक यानी कि हाई ब्लड प्रेशर की जो सिम्टम्स हैं वो होती हैं हेडिक, ब्लड विजन यानी कि उनको बहुत ज़्यादा सर में पेन होता है, सही तरह से उनको दिख नहीं रहा था, डिजीनेस होती है, कन्फ्यूजन होता है, उनको नहीं पता लग रहा होता है कि क्या हो रहा है, गनूदगी सी छाई हुई होती है, चेस्ट पेन हो रहा है, कई दफ़ा उनको वॉमिटिंग भी हो सकती है, और सांस का इशू, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग हो सकती है, नोज़ी हो सकती है। आगे जाती है डायसिस्टोलिक की जो सिम्टम्स हैं। डायसिस्टोलिक की सबसे पहले सिम्टम्स में आ जाता है कि आपकी पूरी बॉडी जो है वो सुन्न हो जाती है, यानी कि मूव नहीं कर पाती सही तरह से, उनमें वो छूटियाँ टाइप जो हैं वो पूरी बॉडी में चलना शुरू हो जाती हैं। तो ये आपकी डायसिस्टोलिक की जो है वो सिम्टम है।
डायसिस्टोलिक की ये सिम्टम है। इसके अलावा डायसिस्टोलिक के सिम्टम में आपको वॉमिटिंग भी हो सकती है, यानी कि जब आपका डायसिस्टोलिक प्रेशर जो है वो कई सूरत में हाई होता है, किसी किसी का जो है वो लेवल जो है वो काफ़ी लो हो जाता है, जिसकी वजह से उनका जो है वो उनको गनूदगी सी छा जाती है, डिजीनेस हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा उनको चेस्ट पेन भी हो सकता है, उनको ब्लड विजन अगर उनकी पूरी बॉडी जो है वो मतलब नींद में अगर गनूदगी में होगी तो उनको जो है वो सही तरह से नज़र नहीं आ सकेगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं हमारे पास कि फ़ास्टिंग कैसे इफ़ेक्ट करता है हमारी हाइपरटेंशन में। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि 16 टू 18 आवर जो है वो हम लोग हमारा मेटाबॉलिज़्म बिल्कुल भी वर्क नहीं कर पाता, बिल्कुल भी हमारा ब्लड ग्लूकोज़ लेवल ज़ीरो होता है। मतलब ज़ीरो तो नहीं होता, थोड़ी बहुत तो एनर्जी होती है, क्योंकि सहरी में हमने कुछ ना कुछ खाया होता है, तो उसकी थोड़ी ना थोड़ी एनर्जी हमें सारा दिन मिल रही होती है। तो जब हम लोग फ़ास्टिंग करते हैं और जब हम लोग सहरी इफ्तारी करते हैं तो हम लोग अपनी डाइट का ख़्याल नहीं रखते। सहरी में जो है वो लोग कभी जो है वो पराठे के साथ कुछ खा रहे होते हैं, कभी लोग जो है वो फ़ास्ट फूड कोई खा रहा होता है, कोई जी राइस खा रहा होता है, कोई जी रोज़ाना बीफ मटन इस्तेमाल हो रहे होते हैं, और तो वो हाइपरटेंशन ज़्यादा कॉज़ कर सकते हैं। तो आप जो है अपनी सहरी में एक अंडा, आप चाहे उसको बॉयल कर लें, चाहे उसको आप फ्राई कर लें, चाहे उसका ऑमलेट बना लें, ये आपकी अपनी चॉइस है। तो एक अंडा यानी कि प्रोटीन की जो वैल्यू है, प्रोटीन की जो आपकी रिक्वायरमेंट है, वो आपने रोज़ाना अपनी सहरी और इफ्तारी में उसकी एक जो फूड है वो लाज़मी इस्तेमाल करना है प्रोटीन का, ताकि आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन की कमी ना हो और आप सारे रमज़ान जो है वो ईज़िली जो है वो अपनी फ़ास्टिंग कर सके, कोई आपको डिज़ीज़ ना हो, हाइपरटेंशन से भी आप क्योर रहें। ठीक है, और अफ्तारी में जो है, अफ्तारी में आपने जो है वो मतलब सारे फूड यूज़ कर सकते हैं, सारी डिशेज़ बना सकते हैं, लेकिन आप अपनी एक प्लेट बनाएँ कि अपनी भूख के मुताबिक जो है वो अपनी एक प्लेट बनाएँ। उस प्लेट के अंदर आपने जो है वो तमाम फूड की क्वालिटी रखनी है, लेकिन उनकी क्वांटिटी कम करनी है। तमाम फूड की जितनी भी फूड की क्वालिटीज़ हैं सारी रखनी है, लेकिन उनकी क्वांटिटी कम करें। अपनी एक प्लेट बनाएँ, पोर्शन बनाएँ, हर फूड का उस फूड का पोर्शन बनाएँ और उन पोर्शन के हिसाब से जो है वो आप अपनी इफ्तारी करें, ताकि आपका पेट भी भर जाए, आपको तमाम फूड की जो है वो टेस्ट भी आ जाए, उनकी जो है वो आपको कमी भी महसूस ना हो। ये ना हो कि आज मैंने ये नहीं खाया, आज मैंने ये नहीं खाया, कल मैं ये खाऊँगा, पेट भर के बस यही खाऊँगा। तो आप अपनी एक प्लेट बना लें, उसमें सारा कुछ आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाता है हमारे पास कि कुछ फूड हैं बिफ़ोर एंड आफ्टर फास्टिंग हमें अवॉइड करने चाहिए। कुछ ईट करने चाहिए, कुछ अवॉइड करने चाहिए। जैसे कि अब हम लोग फ़ास्टिंग करते हैं तो हम लोग जी हमारी अम्माएँ कहती हैं कि जी जब आप रोज़ा रख रहे हैं तो पानी ज़्यादा से ज़्यादा पी लें, आपने सारा दिन गुज़ारना है, कैसे गुज़ारेंगे? लेकिन जो आप पानी पीते हैं ना, मैं आपको बता दूँ, जो आप पानी पीते हैं ना वो आपका सारा दिन आपके पेट में नहीं रहता, वो आपको सुबह के टाइम ही जो है वो यूरिन के ज़रिए सारा आ जाता है। तो आप जो है वो फ़ास्टिंग में पानी सुबह के टाइम जो है 3 से 4 ग्लास इस्तेमाल करें, अपने बॉडी को डिहाइड्रेशन से बचाएँ। डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए इनका ये मतलब नहीं है कि जी सहरी के टाइम आपने पूरी बोतल जो है वो 1 लीटर की, 2 लीटर की, 2.5 लीटर की पी ली है और पेट इस तरह भर गया है और कुछ खाने की जगह भी नहीं बची। तो पानी आप इतना यूज़ करें, लेकिन जो है पानी आप यूज़ करें ज़्यादा इफ्तारी के बाद, ठीक है? ताकि सारा दिन आपकी बॉडी में पानी नहीं गया होता, तो उस टाइम जो होता है ना, आप अपनी जो है वो पानी वाटर का ज़्यादा इस्तेमाल करें इफ्तारी से लेके सहरी तक, कि जैसे आप इफ्तारी करते हैं, इफ्तारी के बाद मतलब इतना ज़्यादा पानी ना पिएँ कि आप जो है जो आपने डिशेज़ बनाई हैं वो आप खा ना सकें और उनकी जो है वो क्वालिटी या उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो मतलब कि जैसे फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की या फ्राइड फूड की जो है वो ज़रूरी होती हैं बॉडी में। ये नहीं होता कि आपने जो है वो फ्राइड फूड फ़ैट का यूज़ ही नहीं करना बॉडी में, यूज़ करें लेकिन कम यूज़ करें। आपने एक प्लेट बनाई, उस प्लेट में जो है वो सारी डिशेज़ जो है आपने सर्व करनी है, और ताकि आपकी भूख भी ख़त्म हो जाए और आप जो है वो सारी डिशेज़ टेस्ट भी करें और ये ना कहें हमने ये टेस्ट नहीं किया। ठीक है? उसके अलावा आपने जो है वो साल्टी फूड कम यूज़ करने हैं, फैटी फूड कम यूज़ करने हैं, ऑयली फूड कम यूज़ करने हैं।
अपने आप को डिहाइड्रेट रखना है। उसके अलावा योगर्ट और मीट मैंने जो कहा है आपने कंज्यूम करना है। अब सहरी में आप योगर्ट का लाजमी यूज़ करें, साथ पराठा खा लें या सूखी जो भी आप लोग खाना चाहते हैं, साथ में अंडा लाजमी इस्तेमाल करना है आपने। अफ्तारी में भी आपने प्रोटीन की एक डिश रखनी है, जैसे कभी दाल बना ली, कभी बीफ बना लिया, किसी दिन मटन बना लिया, किसी दिन चिकन बना लिया, किसी दिन चिकन की कोई कबाब बना लिए, किसी दिन बीफ के कबाब बना लिए, किसी दिन मैक्रोनी बना ली, उसमें चिकन डाल लिया। इस तरह आपने अगर कोई सालन बना लिया, सब्ज़ी बना ली, उसमें चिकन डाल लिया, तो इस तरह जो है आप यूज़ करें। और सैलेड का लाजमी यूज़ करें अफ्तारी में, ताकि आप जो है वो वेजिटेबल की भी एक सर्विंग रख सकें। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कुछ हेल्दी टिप्स हैं रमज़ान के रिलेटेड, जो कि आपने फ़ॉलो करनी है। उससे पहले मैं आपको बताती जाऊँ कि हम लोग हाइपरटेंशन को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो वेट लॉस करें, अपना वेट जो है वो मेंटेन रखें। ना ज़्यादा फैटी फूड इस्तेमाल करें, ना ज़्यादा ऑयली और ना ज़्यादा साल्टी, जिसकी वजह से आपको हाइपरटेंशन हो, ओबीस बने और आप जो है वो साथ में कार्डियो की, सीवीडी की या किडनी डिजीज़ भी आपके साथ अटैच हो जाएँ। तो इससे बेहतर यही है कि आप अपना जो है वो ओबीस पर्सन ना बने, अपने वेट को कंट्रोल करें। तो वेट को कंट्रोल करने के लिए यही होता है कि आप किसी फूड से अवॉइड ना करें, फूड की क्वांटिटी को कम कर दें। फूड की क्वांटिटी को जब आप कम करेंगे ना, तब आप अपने वेट को खुद ब खुद ही कंट्रोल कर सकेंगे, ठीक है। और जिन चीज़ों की वजह से आपको हाइपरटेंशन होता है उनसे थोड़ा अवॉइड करें, मतलब यूज़ करें, लेकिन उनकी भी क्वांटिटी को कम कर दें, ताकि आहिस्ता आहिस्ता आपका हाइपरटेंशन की जो डिजीज़ है ना वो ख़त्म हो सके। सेकेंडली आ जाता है हमारे पास सोडियम का इंटेक जो है वो रिड्यूस कर दें, पोटाशियम का इंटेक जो है वो इंक्रीज़ कर दें। पोटाशियम का इंटेक इस तरह इंक्रीज़ करना है कि जो आपकी पोटाशियम इंटेक ज़्यादा करेंगे तो आपकी जो वॉल्स हैं हार्ट की या वेसल्स हैं, उनमें पोटाशियम लेवल जब ज़्यादा जाएगा तो वो स्ट्रॉन्ग होंगी, और जिसकी वजह से आपकी जो हाइपरटेंशन की वजह से जो आपकी वेसल्स नर्व्स को जो है वो डैमेज हुई होंगी, उनमें ब्लड की सर्कुलेशन भी सही तरह से हो जाएगी, ब्लड सर्कुलेशन भी सही तरह से चलना शुरू हो जाएगा, और उनमें कोई वो वीकनेस भी नहीं होगी और आप इजीली सारे फूड खा सकेंगे। थर्ड आ जाता है फिज़िकल एक्टिविटी। अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी को मेंटेन रखें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, एक्टिविटीज़ कोई ना कोई अपनी लाइफ में डेली की एक्टिविटीज़ रखें, कि इस तरह ना करें कि आपने फास्टिंग कर लिया जी, सारा दिन सो रहे हैं, अफ्तारी से तो 2 घंटे 3 घंटे पहले उठ रहे हैं, अफ्तारी की खाना शाना खाया, फिर जी सो गए, फिर सारी रात जागे, सहरी की, फिर जी सो गए। ऐसे नहीं करें, अपनी डेली की एक्टिविटीज़ रखें। अब रमज़ान है तो काफ़ी लोगों को स्कूल से, कॉलेज से या किसी भी इंस्टीट्यूट जहाँ भी पढ़ते हैं या जॉब करते हैं उनमें छुट्टियां हो रही होंगी, तो अपनी इन छुट्टियों में भी आप अपनी एक्टिविटीज़ को मत भूलें। कोई ना कोई घरेलू एक्टिविटीज़, कुछ ना कुछ आपकी हॉबीज़ होंगी, उनको मेंटेन कर लें, उनको जो है वो कंटिन्यू कर लें, ताकि आप लोग जो है वो ओबीस पेशेंट की तरफ या हाइपरटेंशन की तरफ ना जा सकें। आगे जाते हैं रिड्यूस अल्कोहल कंजप्शन। अल्कोहल कंजप्शन कम कर दें। आप जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो आप अल्कोहल्स की, सिगरेट स्मोकिंग्स वगैरह का यूज़ करते हैं, तो इनको अवॉइड करें। जब भी आप अपनी रेगुलर एक्टिविटीज़ को मेंटेन रख लेंगे तो आप किसी भी अल्कोहल या सिगरेट स्मोकिंग की तरफ नहीं जाएंगे, आपको टाइम ही नहीं मिलेगा जब आप अपनी एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ हो जाएंगे। तो लास्ट पे आ जाता है कि इंकर्शन ऑफ डैश डाइट के हम लोग जो भी हाइपरटेंशन पेशेंट होता है उसको डैश डाइट रिकमेंड करते हैं। डैश डाइट का मतलब ये नहीं होता कि जी इतनी हैवी हेल्दी फूड देना है ना वो उसको फॉलो कर सके जी ना, इसलिए हर पेशेंट को ऐसा डाइट प्लान बना के दें कि वो इजीली उसको अफोर्ड भी कर सके, इजीली उसको फॉलो भी कर सके, और उसको कोई वो भी ना हो, उसको कोई परेशानी भी ना हो कि जी मैं ये फ़ूड नहीं ले सकता, मैं ये फ़ूड ले सकता हूँ। तो वो फ़ूड उसको बताएं जो वो इजीली ले सकता हो, खा सकता हो, और उससे उसको कोई फ़र्क भी पड़े, ठीक है। नेक्स्ट में हेल्दी टिप्स हैं रमज़ान के रिलेटेड, मैं बता देती हूँ आपको कि सबसे पहले तो आपने वाटर यूज़ करना है, जैसे मैंने बताया कि किस टाइम यूज़ करना है, किस टाइम अपने ज़्यादा वाटर यूज़ करना है ताकि आपकी बॉडी डिहाइड्रेट ना हो। नेक्स्ट सेकंडली आ जाता है कि ओवर ईटिंग नहीं करनी इफ्तारी में। जैसे मैंने आपको बताया कि जी आज हमने ये चीज़ खाई नहीं है, अगले दिन हमने ये ज़्यादा सारी खा लेनी है, ऐसे नहीं करना। अपनी एक प्लेट बनानी है ताकि आप ओवर ईटिंग भी ना कर सकें और सारी डिशेस को टेस्ट भी कर सकें।
और तीसरी बात ये कि डोंट स्किप सोड, यानी कि कोई भी मील आपने स्किप नहीं करना, चाहे वो सहरी हो चाहे वो अफ्तारी हो, तमाम डिशेस की एक प्लेट बना लेनी है। आप अपनी प्लेट बना लेनी है, उसमें हर एक डिश का एक एक पोर्शन रख लेना है जो आप इजीली कंज्यूम कर सकें, उतनी उतनी क्वांटिटी रखनी है उन डिशेस की। रमज़ान के बाद भी आपने अपनी इसी तरह ही प्लेट बनानी है ताकि आप अपनी डेली की कैलोरीज़ को कंज्यूम कर सकें, एक्स्ट्रा कैलोरीज़ ना यूज़ कर सकें, ओवर ईटिंग ना कर सकें। लास्ट पे आ जाता है फ्राइड फूड से अवॉइड करें, साल्टी फूड से अवॉइड करें और शुगरी फूड से अवॉइड करें। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कुछ फूड हैं हाइपरटेंशन पेशेंट के लिए जो उनको अवॉइड करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाता है प्रोसेस्ड मीट, बिकन एंड हॉट डॉग से अवॉइड करना है। केन फूड यानी कि जो पैक हुए होते हैं, जिनके ऊपर लेबलिंग नहीं होती, न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं होती, उनको आपने अवॉइड नहीं करना। उन फूड को अवॉइड करना है। जब भी आप कोई चीज़ परचेज़ करने जाएं तो सबसे पहले उनके ऊपर एक्सपायरी डेट, बैच नंबर, उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू का एक पूरा टेबल बना होता है जिस पे सारी चीज़ों की आगे आगे क्वांटिटी लिखी होती है कि इसमें ये चीज़ है, इसमें ये चीज़ है, किस चीज़ से एलर्जी हो सकती है। किसी को पीनट से एलर्जी होती है, किसी फूड में साल्ट ज़्यादा होता है, तो वो उन्होंने पैकेट पे मेंशन किया जाता है। तो आप पहले इसकी पैकेट को अच्छी तरह से पढ़ लिया करें, फूड को अच्छी तरह से पढ़ लिया करें, उसके बाद उसको लिया करें, उसके बाद उसको परचेज़ किया करें। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास सोडियम फूड, जिसमें सोडियम ज़्यादा होता है। जिन फूड में, उन फूड से अवॉइड करें। फ्राइड फूड से अवॉइड करें, ठीक है। फिशी फैटी मीट से अवॉइड करें, रेड मीट से अवॉइड करें। बीफ, मटन, चिकन, लीन मीट सब इस्तेमाल करें, लेकिन रेड मीट ना इस्तेमाल करें। और जो बीफ, मटन, चिकन ये सारी चीज़ें हैं, इनकी भी जो क्वांटिटी है वो कम यूज़ करें। वीक में एक दफ़ा यूज़ कर लें। जो हाइपरटेंशन पेशेंट है वो इन चीज़ों की ज़्यादा यूज़ ना करें। उसके अलावा वेजिटेबल्स का, सैलड्स का ज़्यादा यूज़ करें हाइपरटेंशन पेशेंट। वेजिटेबल ऑयल जिनमें ट्रांस फैट ज़्यादा होता है वो ऑयल अवॉइड करें। टेबल साल्ट नहीं यूज़ करें, टी साल्ट यूज़ करें। वाइट साल्ट, पिंक साल्ट यूज़ करें हाइपरटेंशन पेशेंट। और ग्रेप फ्रूट यानी कि जो सिट्रस फ्रूट जूसीस या सिट्रस वाली चीज़ें जिनमें यूज़ होती हैं, उन फूड से अवॉइड करें। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास मील प्लान हाइपरटेंशन पेशेंट का बनाया है हमने डैश डाइट का। डैश डाइट जो होती है वो हाइपरटेंशन पेशेंट के लिए बहुत अच्छी होती है, तो डैश डाइट यूज़ करें। डैश डाइट जो है वो हाइपरटेंशन पेशेंट को रिकमेंड की जाती है उनकी काउंसलिंग करके। डैश डाइट बेसिकली होता है कि डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन को कंट्रोल करती है डैश डाइट। इस वजह से हाइपरटेंशन पेशेंट के लिए डैश डाइट बनाई जाती है। पहले उनकी अच्छी तरह से काउंसलिंग की जाती है हाइपरटेंशन पेशेंट की। उनको कोई डिसीज़ या उनको कोई और इशू हो, फिर उसके मुताबिक उनको जो है वो डैश डाइट बना के दी जाती है। मैंने मेरे बहुत सारे इंस्टाग्राम अकाउंट, उसके अलावा यूट्यूब अकाउंट, सोशल मीडिया, हर जगह पे मेरा अकाउंट है। आप लोग जो है मुझे फ़ॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे मैं सबसे पहले जो है वो पर्सन की काउंसलिंग करती हूँ। काउंसलिंग इस तरह से करती हूँ कि उनको कोई भी इशू हो, डिटेल A to Z सारी उनकी डिटेल ली जाती है काउंसलिंग में। उसके बाद जो है उनको डाइट प्लान बना के दिया जाता है। आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पे, इंस्टाग्राम अकाउंट पे, फेसबुक पे, जहाँ भी आप लोग चाहें काउंसलिंग हो सकती है। मेरा जो फ़ेसबुक अकाउंट है वो मेरे नाम से ही है, खदीजा इम्तियाज़ के नाम से ही है। उसके अलावा इंस्टाग्राम अकाउंट का मैंने लिंक इसमें दिया हुआ है, आप देख सकते हैं और इजीली मुझे फ़ॉलो कर सकते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आपने इन्हें अपने यूट्यूब पे जब मैं ये पोस्ट करूँगी अपनी वीडियो, तो आपने इनके कमेंट सेशन में इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। नेक्स्ट आ जाता है, ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, ठीक है। न्यूट्रिशनिस्ट खदीजा इम्तियाज़ के नाम, न्यूट्रिशनिस्ट खदीजा इम्तियाज़ 9 के नाम से है। आप इसे फ़ॉलो कर सकते हैं। आप इस अकाउंट से, आपको इस अकाउंट से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। कोई भी इशू हो आप लोग ईज़िली मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू। अगर किसी को भी कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।